नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप नियमित रूप से समय निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा बार-बार देखने का प्रयास करें। जितने भी अपनी क्लासें हो चुकी हैं, उनको एक नियमित अध्ययन के रूप में आप बार-बार रिवीजन के रूप में प्राप्त करें। साथियों, आज हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु की अगली कड़ी को और आज हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु की जलवायुगत ऋतुएँ। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु ऋतुएँ। राजस्थान की जलवायु ऋतुएं, ये आज का हमारा बिंदु है। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जलवायु में विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु की विशेष जो तथ्य के रूप में आपका प्रश्न बनता है या जहां से अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में लिया जाता है राजस्थान की जलवायुगत ऋतुएं। और फिर देखेंगे हम राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की जलवायुगत ऋतुएं। तो सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को 3 ऋतुओं में वर्गीकृत किया गया है। ये 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ जलवायुगत ऋतुओं में हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद में हम देखते हैं शीत ऋतु। ये हमारी जलवायुगत ऋतुएं हैं। राजस्थान में ये 3 प्रकार की जलवायुगत ऋतुएं पाई जाती हैं और 3 प्रकार की जलवायुगत ऋतुओं में सामान्यतः यहाँ से जो प्रश्न पुटअप होता है वो समय के साथ और वर्षा की स्थिति में ज्यादातर प्रश्न पुटअप होता है। और वर्षा की ऋतु में मानसून का जो क्रियाविधि है उसको लेकर के, प्रत्यावर्तन को लेकर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम ऋतुओं के बारे में विस्तार से देखेंगे, ये ऋतुएं कब कब और कैसे कैसे प्रारंभ होती हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं राजस्थान की जलवायुगत ऋतुओं को। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु है। इस ग्रीष्म ऋतु की जो उपस्थिति है वो होती है सामान्यतः मार्च महीने से। मार्च माह से लेकर अप्रैल माह तक चलती है। तो इसका समय होता है ग्रीष्म ऋतु का, वो समय होता है मार्च माह से अप्रैल माह के मध्य तक का समय ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। साथ ही ग्रीष्म ऋतु के समय में अगर हम देखें तो यहाँ सामान्यतः धीरे धीरे जब सूर्य का उत्तरायण होना होता है या भूमध्य रेखा से जब ये कर्क रेखा की ओर चलना प्रारंभ करता है और सूर्य की किरणों का सीधा प्रभाव होता है तो राज्य में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। तो ये स्थिति मार्च माह से प्रारंभ होती है और अप्रैल माह तक चलती है। मार्च अप्रैल तक इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है ये बनती है। अब ये कहाँ तक चलती है? मार्च अप्रैल से प्रारंभ होकर के और ये चलती है मई जून तक। मार्च माह से लेकर मार्च अप्रैल में प्रारंभ होती है और मई जून तक, मई जून तक इसका समय होता है। इस समय को कहा जाता है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का समय। और ये ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है ये लगभग 4 महीने के मध्य माना जाता है। मार्च अप्रैल मई और जून के मध्य होता है। जून में आकर के वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो जून से प्रारंभ हो जाता है। तो ये समय होता है जून जुलाई से, जून जुलाई। सामान्यतः हम इससे पहले क्लास के साथ देख चुके हैं, राजस्थान में जो वर्षा ऋतु होती है वो लगभग 15 से लेकर 30 जून के मध्य सक्रिय होती है। लेकिन मानसून के विलंब के साथ ये ऋतु है, ये जुलाई तक भी वर्षा ऋतु की स्थिति प्रारंभ होती है। तो ये स्थिति जून से प्रारंभ होकर के जुलाई तक प्रारंभ मानी जाती है या जून जुलाई से प्रारंभ होकर के, और ये स्थिति जब तक की शीत ऋतु प्रारंभ होती है तब तक इसका समय माना जाता है। अगर इसकी हम विस्तार से बात करें
तो जून महीने में आकर के धीरे धीरे टेम्परेचर अधिक होने के साथ ही वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है और मानसूनी जो हवाएं हैं या आर्द्रता युक्त जो हवाएं हैं ये राजस्थान में पहुंचती हैं और राजस्थान में धीरे धीरे वर्षा की स्थिति प्रारंभ हो जाती है और वर्षा ऋतु का आगमन माना जाता है। अगर इसकी बात की जाए, वर्षा ऋतु की जो उपस्थिति होती है वो होती है हमारी शीत ऋतु के प्रारंभ तक। तो कहां तक होगी? तो सबसे पहले हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु जहां प्रारंभ होती है उससे पहले तक का जो समय होता है वो किसके अंतर्गत माना जाता है? वो माना जाता है वर्षा ऋतु के अंतर्गत। तो यहाँ हम सामान्यतः देखते हैं कि वर्षा ऋतु कब प्रारंभ होती है और कब तक चलती है? तो जून जुलाई से प्रारंभ होकर के अगस्त सितंबर तक चलती है। अगस्त से सितंबर माह तक चलती है। ये 4 महीने का जो समय होता है ये वर्षा ऋतु के अंतर्गत काउंट किया जाता है, वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है। जो ही वर्षा की समाप्ति होती है, मानसूनी हवाएं वापस लौटना शुरू करती हैं या जिस दिशा से दक्षिण पश्चिम से आ रही थी वही यही हवाएं वापस जब लौटना शुरू करती हैं, तो इस समय वर्षा ऋतु का मानसून प्रत्यावर्तन समय होता है और धीरे-धीरे मानसूनी हवाएं हैं, ये वर्षा करना बंद कर देती हैं और इसी समय शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। अर्थात तो सूर्य की उपस्थिति है, वो भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर चली जाती है या सूर्य की जो सीधी किरणें हैं, वो भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर मकर रेखा की ओर सीधा प्रारंभ कर देती हैं या सीधी किरणों का प्रभाव मकर रेखा की ओर हो जाता है। धीरे-धीरे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन हो जाता है और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण शीत ऋतु की स्थिति में आ जाता है और शीत ऋतु की स्थिति है वो सामान्यतः बनती है सितंबर के बाद और तब तक बनेगी जब तक कि हमारी अगली स्थिति वापस ग्रीष्म काल तक नहीं आ जाती है। तब तक ये शीत ऋतु के अंतर्गत समाहित होती है या शीत ऋतु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये स्थिति होती है लगभग मध्य दिसंबर तक होती है। मध्य दिसंबर से शीत ऋतु का आगमन मान लिया जाता है। तो यहाँ हम बात करें तो शीत ऋतु का जो आगमन होता है वो होता है मध्य दिसंबर से मध्य दिसंबर सॉरी मध्य सितंबर मध्य सितंबर से और फिर मार्च तक का समय होता है। अगर हम औसत रूप से बात करें, यहाँ हम औसत रूप से बात करें तो ये सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है। तो जहां सितंबर समाप्त हुआ सितंबर से मार्च के मध्य, ये तो होती है इसकी औसत स्थिति और इसकी एक्चुअल स्थिति की बात की जाए तो मध्य सितंबर से प्रारंभ होती है। यहां से इंपोर्टेंट अपना क्वेश्चन बनता है मध्य सितंबर। मध्य सितंबर इससे इसका आगमन माना जाता है और मार्च तक ये स्थिति प्रारंभ होती है, मार्च तक चलती है। मार्च तक भी कब तक होगी ये ध्यान दीजिए, मार्च में जब तक की ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः न्यून वायदाब के क्षेत्र में आती है तब तक ये स्थिति शीतकाल के क्षेत्र में काउंट की जाती है। तो याद रखिए यहाँ से कुछ समायोजित स्थिति है, सितंबर में शीत ऋतु का आगमन होता है, सितंबर में ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है। तो सितंबर में जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है, वर्षा ऋतु मानसून के साथ निर्भर करती है, मानसून का विलंब से आना, देरी तक रहना, ये स्थिति हम जान चुके हैं राजस्थान की जो जलवायु की विशेषता है उसके साथ। तो जब मानसून सितंबर माह तक बना रहता है तो ये स्थिति सामान्यतः अक्टूबर माह से प्रारंभ होती है, लेकिन मध्य सितंबर तक राजस्थान में मानसून निष्क्रिय हो जाता है। तो मध्य सितंबर से लेकर के मार्च तक जब तक ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है तब तक का जो मध्यवर्ती समय है उसको कहा जाता है शीत ऋतु का समय। तो ये तो हमारी राजस्थान में 3 प्रकार की जलवायुगत ऋतुएं पाई जाती हैं और 3 प्रकार की जलवायुगत ऋतुओं की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहले लेते हैं ग्रीष्म ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की विशेषता राजस्थान में किस प्रकार से दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु की अगर विशेषता की बात करें तो सामान्यतः हम इसका समय देख चुके हैं कि ये ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है इस समय सूर्य का उत्तरायण होना अर्थात सूर्य का
उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश, सामान्यतः आपको ध्यान आया होगा अक्षांश और देशांतरों की स्थिति के साथ में भी हमने इसका विस्तार से उल्लेख किया है। वहां हमने देखा था कि एक मध्यवर्ती स्थिति आती है जब सूर्य की उपस्थिति भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। एक बार थोड़ा सा इसको शॉर्ट नोट के रूप में समझने का प्रयास करें। ये विषुवत रेखीय स्थिति है, 0 डिग्री अक्षांश है और इस 0 डिग्री अक्षांश की स्थिति में सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं वो 2 बार सीधी होती हैं। एक समय होता है जब सूर्य उत्तर की ओर गमन करता है और एक समय होता है जब सूर्य दक्षिण की ओर गमन करता है। इस स्थिति में सूर्य की किरणें इस प्रकार से सीधी होती हैं। एक समय होता है जब सूर्य की सीधी किरणें होती हैं, अर्थात ये स्थिति होती है और ये होता है मार्च का महीना। और मार्च में कौन सी स्थिति होती है? ये होती है 21 मार्च। अब इस स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है या उत्तरी गोलार्ध की ओर चलना शुरू करता है तो धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब का केंद्र विकसित होना शुरू हो जाता है। सूर्य की सीधी किरणों के कारण तापमान अधिक होता है, वायुदाब न्यून होता है। तो इस स्थिति में जब सूर्य की उपस्थिति यहाँ होती है अर्थात कर्क रेखा पर होती है, तो कर्क रेखा वाली स्थिति में जब सूर्य यहाँ तक पहुंचता है तब तक कुछ महीने और बीत चुके होते हैं और ये समय होता है जब हमारे यहाँ जून महीने की स्थिति होती है। और जून महीने की अगर हम बात करें तो जून महीने में जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है उस समय होता है 21 जून। तो जून महीने में 21 जून की स्थिति होती है जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है। फिर हम बात करें तो धीरे धीरे सूर्य का इस प्रकार से भूमध्य रेखा की ओर वापस चलना और एक समय होता है जब सूर्य वापस विषुवत रेखा पर आ जाता है। इस विषुवत रेखा पर जब आता है तो ये समय होता है 23 सितंबर का। एक समय होता है जब ये 23 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक जाता है। तो दिसंबर तक आते आते सूर्य की उपस्थिति मकर रेखा पर आ जाती है और मकर रेखा पर जब सूर्य की उपस्थिति होती है तो ये स्थिति इस समय को व्यक्त करती है कि ये महीना होता है दिसंबर। और दिसंबर माह में अगर हम बात करें तो ये होता है 22 दिसंबर, जब 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें होती हैं वो मकर रेखा पर होती हैं। तो इस उपस्थिति में जब हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की तो उत्तरी गोलार्ध में या राजस्थान राज्य में या भारत की स्थिति में देखें तो इस समय जब मार्च माह में सूर्य की उपस्थिति 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होती है, इस 0 डिग्री अक्षांश को ही कहा जाता है विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा से जब उत्तर की ओर होता है इसको कहा जाता है सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश होना। और जब जब सूर्य की उत्तरी गोलार्ध की ओर स्थिति बनती है या जिन महीनों में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है उस समय न्यून वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। तो ग्रीष्म काल में सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश होना और राजस्थान में न्यून वायुदाब का केंद्र विकसित होना। तो राजस्थान में उच्च तापमान होंगे, उच्च तापमान तथा न्यून वायुदाब का विकसित होना, न्यून वायुदाब का विकसित होना, न्यून वायुदाब का विकसित होना ये विशेषता बनेगी। और इस स्थिति में अगर हम ग्रीष्म काल की बात करें तो ग्रीष्म काल में इस समय तापमान बहुत ज्यादा अधिक होते हैं और राजस्थान में यही तापमान जो हमारी मानसूनी हवाएं हैं उनको आकर्षित करने का कार्य करती हैं। तो इस स्थिति में सूर्य की जो उपस्थिति है वो कर्क रेखा पर होने के कारण न्यून वायुदाब का केंद्र विकसित होता है और मानसूनी पवनों को राज्य की ही बात नहीं होगी, संपूर्ण भारत की ओर मानसूनी पवनों को भारत की ओर आकर्षित करता है। मानसूनी पवनों को भारत की ओर आकर्षित करता है और इसी समय जब राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश होता है, मरुस्थलीय प्रदेश
न्यून दाब क्षेत्र में आ जाता है। न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है, और जब न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है तो इसका स्वभाव यहाँ पाई जाने वाली जो मरुस्थलीय मृदा है उसके कारण से उच्चतम तापमानों का प्राप्त होना, और जितना उच्चतम तापमान वायुदाब उतना ही न्यून होता है। तो उच्च वायुदाब के कारण से उच्च तापमान तथा न्यून वायुदाब के कारण से धरातलीय जो स्थिति है वो न्यून वायुदाब के क्षेत्र में आ जाती है, और जलीय स्थिति है या हिंद महासागरीय क्षेत्र है जहां उच्च वायुदाब होता है तो उच्च वायुदाब से पवनें न्यून वायुदाब की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। तो ग्रीष्म काल में राजस्थान वाले प्रदेश में तापमान का अधिक होना, वायुदाब का कम होना इस जलवायुगत ऋतु की मुख्य विशेषता माना जाता है, और धीरे धीरे ये अगली ऋतु की ओर अग्रसर होता है या अगली ऋतु या वर्षा ऋतु बनने में सहायक होता है। अब यहाँ तापमान विशेष की बात की जाए तो इस क्षेत्र में तापमान ग्रीष्म ऋतु में तापमान सामान्यतः अधिक होता है। तापमान सामान्यतः अधिक होता है, और जब तापमान अधिक होता है तो सामान्यतः ये तापमान सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, ग्रीष्म काल में सामान्यतः तापमान अधिकतम कहां होते हैं? पश्चिमी राजस्थान में होते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में भी बात की जाए तो सर्वाधिक तापमानों की बात आएगी तो वहां जिला जैसलमेर होगा, जिला जैसलमेर होगा जहां तापमान अधिक होंगे। और स्थान विशेष की बात की जाए तो ग्रीष्म काल में फलोदी क्षेत्र है, यहां अधिकतम तापमान होंगे, और फलोदी है ये राजस्थान के जोधपुर जिले में आता है। तो ग्रीष्म काल में सबसे ज्यादा ऊंचे तापमान राज्य में कहां होते हैं? जैसलमेर जिले में होते हैं। किस स्थान पर सबसे ज्यादा तापमान होता है? तो वो क्षेत्र जोधपुर जिले का फलोदी क्षेत्र है, और इस फलोदी क्षेत्र को कहा जाता है शुष्क क्षेत्र। राजस्थान का शुष्क क्षेत्र, तो राजस्थान का शुष्क क्षेत्र है वो फलोदी माना जाता है। अब यहाँ शुष्क क्षेत्र की बात की जाएगी तो यहाँ संबंध होगा वर्षा की मात्रा से, और वर्षा की मात्रा में हम बात करेंगे तो जैसलमेर जिले का जो मुख्य रूप से समक्षेत्र है वो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। तो वर्षा की स्थिति के साथ देखेंगे, लेकिन शुष्क क्षेत्र की बात हो तो फलोदी क्षेत्र, और जोधपुर जिले में फलोदी जो तहसील है वो सबसे ज्यादा उष्ण क्षेत्र में आता है। और अगर तापमानों की औसत स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान का जैसलमेर जिला सर्वाधिक उष्णता वाला जिला माना जाता है, सर्वाधिक ऊंचे तापमान वाला जिला माना जाता है। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी तथ्य आपके लिए इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। तो याद रखिए ग्रीष्म काल है वो राजस्थान में अधिकतम तापमानों के लिए जाना जाता है, वायुदाब का क्षेत्र न्यूनतम विकसित होता है, और इस समय तापमान सर्वाधिक जैसलमेर जिले में होते हैं। और अगर हम बात करें किसी क्षेत्र विशेष की तो फलोदी क्षेत्र उच्चतम तापमानों में आता है। शुष्क क्षेत्र की बात की जाए तो जोधपुर जिले का फलोदी क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र में भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यहाँ वर्षा की उपस्थिति होगी नहीं क्योंकि ग्रीष्म काल चल रहा है, वर्षा नहीं होती है। वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होती है तब आकर के राजस्थान में वर्षा प्रारंभ होती है, तो ये स्थिति ग्रीष्म काल के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो हमारी दूसरी ऋतु आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु का अगर हमने समय देखा तो हमने देखा था जून जुलाई में जाकर के लगभग जो स्थिति है वो मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आती है। तो राजस्थान में वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो होता है जून जुलाई, और जून जुलाई में मानसूनी पवनें जिनको कहा जाता है आर्द्र पवनें राज्य में प्रवेश करती हैं।
राज्य में प्रवेश करती हैं तथा वर्षा ऋतु का आगमन होता है। वर्षा ऋतु का आगमन होता है। वर्षा ऋतु का आगमन होता है। यहां हम देखेंगे वर्षा ऋतु की कुछ विशेषताओं में। तो वर्षा ऋतु में सामान्यतः अगर हम राज्य की बात करें तो यहां से हमें एक महत्वपूर्ण वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा की मात्रा, तो वर्षा की मात्रा के साथ हम विगत विशेषताओं के साथ भी देख चुके हैं। राज्य में जो वर्षा की उपस्थिति है, ये वर्षा काल में हमारे यहाँ दो प्रकार की मानसूनी शाखाएं आती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं होती हैं मात्रा में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा, और ये दो शाखाएं होती हैं। एक होती है अरब सागरीय शाखा, एक होती है बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागरीय शाखा और एक होती है बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों राजस्थान से होकर गुजरती हैं, राजस्थान में वर्षा करती हैं, लेकिन अधिकतम वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। अरब सागरीय जो मानसूनी शाखा है ये राजस्थान में वर्षा कम कर पाती है। राजस्थान के सबसे निकट क्षेत्र से गुजरती है, लेकिन राजस्थान में वर्षा कम होती है, क्योंकि अरब सागरीय शाखा के समानांतर राजस्थान में एक भौतिक प्रदेश जिसको अरावली पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है, ये समानांतर होकर के गुजरती है, इसलिए राजस्थान में वर्षा कम कर पाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये अधिक वर्षा प्राप्त करती है या अधिक वर्षा देती है। अरब सागरीय जो शाखा है ये राज्य में वर्षा कम करती है। राज्य में वर्षा कम करती है। और बंगाल की खाड़ी शाखा है ये सर्वाधिक वर्षा देती है। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा की उपस्थिति मानसून की किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। राजस्थान में जितनी भी वर्षा होती है उसका अधिकांश भाग हमें बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। जो हम राजस्थान की जो जलवायुगत विशेषता है उनके साथ हमने वर्षा की मात्रा के साथ भारत के मानचित्र सहित देखा था कि किस प्रकार से हवाएं चलती हैं, आगे जाकर के हवाएं किस स्थान पर आकर के आपस में मिलती है। तो इस बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा अधिक होती है, लेकिन उतनी नहीं हो पाती जितनी अन्य राज्यों में होती है। तो बंगाल की खाड़ी जो शाखा होती है उसकी अगर हम स्थिति की बात करें तो संक्षिप्त में हम इस प्रकार से देख रहे हैं। एक बार थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना। बंगाल की खाड़ी शाखा ज्यादा वर्षा क्यों करती है लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में वर्षा कम क्यों होती है? ये कुछ इस प्रकार से हमारी भारत की जो सीमांकन की स्थिति है वो ये है। और यहाँ की जो हवाएं हैं वो इस प्रकार से चलती हैं जिसको कहा जाता है अरब सागरीय शाखा। और ये जो हवाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से चलती हैं और आगे जाकर के यही शाखा एक भाग है वो पूर्वोत्तर भारत की ओर चला जाता है और एक भाग है वो गंगा नदी के मार्ग से भारत में आगे बढ़ता है। जब इस प्रकार से हवाएं चलती हैं इन हवाओं के समानांतर इसको कहा जाता है अरब सागरीय शाखा। अरब सागरीय मानसूनी शाखा, और ये कहलाती है बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी शाखा। इससे होकर के
राजस्थान में एक अरावली का जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। और इस विस्तार के साथ ही ये जो अवस्था है हमारी इस बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागरीय शाखा के कुछ इस प्रकार से समायोजित की स्थिति रखती है। अरब सागरीय शाखा के समानांतर होती है, तो यहाँ से चलने वाली मानसूनी शाखाएं हैं या अरब सागरीय मानसूनी शाखा है वो आगे निकल जाती है, समानांतर होने के कारण से वर्षा नहीं कर पाती है और राजस्थान इस अरब सागरीय शाखा से न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है। लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी की शाखा भारत में उत्तर की ओर आगे बढ़ती है, उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है, तो राजस्थान में आकर ये जब अरावली से टकराती है, इस पोजीशन में आती है, यहां पहुंचती है, तो इस स्थिति में आकर के अरावली इसको अवरोध देती है और अवरोध देने के कारण राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग, साथ ही अगर हम देखें तो इसका दक्षिणी पूर्वी भाग ये वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। उत्तरी पूर्व से लेकर के दक्षिण पूर्व तक का जो भाग है ये वर्षा अधिक प्राप्त कर पाता है और ये होता है बंगाल की खाड़ी शाखा से। और ये बंगाल की खाड़ी जो शाखा है ये जब भारत में यहां कोलकाता तट से लेकर जब राजस्थान तक आती है तो एक लंबी दूरी तय करती हुई आती है, एक लंबी दूरी तय करके आती है। यहां तक जब पहुंचती है तो इस क्षेत्र में यहां तक आती है तो एक लंबी दूरी के साथ आती है। और लंबी दूरी के साथ जब यहां तक आती है तो ये वर्षा करते करते अपनी आर्द्रता को खो चुकी होती हैं। ये पवने जब राजस्थान तक पहुंचती हैं तो इनमें आर्द्रता घट चुकी होती है, तो राजस्थान में ये वर्षा भी कम हो पाती है। अर्थात राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा है वो सबसे ज्यादा वर्षा तो करती है, लेकिन इसमें आर्द्रता की मात्रा घटने के कारण राजस्थान में वर्षा कम पाई जाती है। और राजस्थान में वर्षा पाई जाती है तो वो अरावली के पूर्व की ओर अधिक पाई जाती है। तो ये स्थिति बंगाल की खाड़ी शाखा से होने वाली वर्षा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की मात्रा रखती है। तो मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी जो शाखा है ये सर्वाधिक वर्षा को प्रदान करती है। राजस्थान में अरब सागरीय मानसूनी शाखा वर्षा कम करती है क्योंकि अरावली का जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। अरावली मानसून के समानांतर है और मानसून के समानांतर है तो मानसूनी पवनों को अवरोध नहीं दे पाती, इसलिए राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा की जो मात्रा है वो घट जाती है या वर्षा कम हो पाती है। इसलिए इस क्षेत्र में शुष्क प्रकार की जलवायु का निर्माण होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ हम वर्षा की मात्रा में उपस्थिति देखें तो पूर्व से जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं राजस्थान में वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। तो ये स्थिति हमारी वर्षा की मात्रा के साथ आती है। और वर्षा की मात्रा में अगर हम देखें तो राज्य में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। एक स्थिति तो यह होगी पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। एक स्थिति की बात हम करें तो यहां हम देख पाते हैं राज्य में जब दो प्रकार की मानसूनी शाखाएं आ रही थी, एक अरब सागरीय शाखा, एक थी बंगाल की खाड़ी शाखा। तो एक स्थान पर जब हम दक्षिण से चलते हैं या दक्षिण पश्चिम से चले, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उत्तर पूर्व की ओर तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है, वर्षा की मात्रा में कमी आती है। जिस प्रकार से अगर हम देखें तो बाड़मेर में वर्षा अधिक होती है, बाड़मेर में वर्षा की मात्रा बाड़मेर में वर्षा की मात्रा लगभग होती है 25 सेंटीमीटर तक।
वहीं अगर हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में वर्षा की औसत मात्रा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर तक। हम संपूर्ण जिले की बात करें 10 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर जैसलमेर की औसत वर्षा की बात की जाए तो 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसलमेर की औसत वर्षा, औसत वर्षा, तो औसत वर्षा में हम देखते हैं 10 सेंटीमीटर तक वर्षा की मात्रा होती है। तो जब हम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर जा रहे हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रहे हैं तो वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। जब हम बाड़मेर से जब उत्तर की ओर जा रहे हैं तो ये मात्रा निरंतर कमी आती चली जाती है। और यही स्थिति हमें ये बताती है कि एक स्थिति दक्षिण पश्चिम से जब उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं तब भी वर्षा की मात्रा में कमी आती है, और एक स्थिति जब हम पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है। पश्चिम से जब पूर्व की ओर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, वर्षा की मात्रा में राज्य में वर्षा की जो उपस्थिति है वो दो प्रकार से देखने को मिलती है। एक, वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कमी या धीरे धीरे घटने लगती है, और वही स्थिति अगर हम दक्षिण पश्चिम से बात करें, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो भी वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे कमी होने लगती है। ये स्थिति हमें राजस्थान में वर्षा की स्थिति को व्यक्त करती है कि राजस्थान में वर्षा की जो मात्रा है वो निश्चित रूप से ही एक अनियमित रूप से प्राप्त होती है। अनियमित वर्षा की मात्रा है ये हमें जिले के आधार पर अलग अलग वर्षा की मात्रा के आधार पर जानी जाती है या व्यक्त करती है। जैसे कि बाड़मेर में जैसलमेर की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो ये स्थिति बताती है कि किस क्षेत्र विशेष में वर्षा की ऋतु में समान वर्षा की मात्रा का प्राप्त नहीं होना है। नेक्स्ट आगे बात करें तो वर्षा ऋतु की विशेषता होती है इस समय राज्य में आर्द्रता युक्त पवने दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा अधिक करती हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा अधिक करती है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में आने वाले जो जिले हैं दक्षिण पूर्वी भाग में झालावाड़ जिला, जो कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला माना जाता है, और ये उपस्थिति हम झालावाड़ के साथ देखते हैं। अब यहां हम बात करें तो सर्वाधिक राजस्थान का आर्द्रता वाला जिला है सर्वाधिक आर्द्र जिला, ये इसी क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो वर्षा के समय, वर्षा ऋतु के समय, वर्षा काल में यहां राजस्थान में इस प्रकार की जो भिन्नता है ये हमें स्पष्ट परिलक्षित होती है, दिखाई देती है कि राजस्थान के कुछ प्रदेश हैं वो शुष्क प्रदेश में आते हैं, राजस्थान के कुछ प्रदेश हैं जहां आर्द्रता की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। आर्द्रता अधिक होने के कारण सर्वाधिक आर्द्रता जिला झालावाड़ बनता है, वहीं शुष्कता की उपस्थिति जैसलमेर में होने के कारण राजस्थान में जैसलमेर जिला सबसे शुष्क जिला बनता है। तो ये स्थिति हमारी महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आती है। तो जैसलमेर जिला न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला माना जाता है। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला माना जाता है। अगर स्थान विशेष की बात की जाए तो जैसलमेर का सम क्षेत्र व जोधपुर का फलोदी क्षेत्र न्यूनतम वर्षा रखते हैं, यानी वर्षा कम होती है। जब एक ही बात की जाए किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है
तो जैसलमेर जिले में, और जैसलमेर जिले में सम क्षेत्र है, समगांव है, यहाँ न्यूनतम वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा की उपस्थिति यहाँ पाई जाती है। 5 से 10 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वर्षा की स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा की उपस्थिति पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में वर्षा की ऋतु में भी वर्षा प्राप्त नहीं हो पाती, एक आंशिक वर्षा की उपस्थिति होती है, इसलिए इसको न्यूनतम वर्षा क्षेत्र में शामिल किया जाता है। आगे हम बात करें हमारी शीत ऋतु की। नेक्स्ट है शीत ऋतु। और शीत ऋतु का हमने प्रारंभिक जो समय देखा था वो था मध्य सितंबर से जब तक की ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ नहीं हो जाती मार्च तक, तब तक का जो मध्यवर्ती समय है वो शीत ऋतु के अंतर्गत आता है। तो इस समय की जो विशेषता होती है, सामान्यतः इस समय कब वर्षा ऋतु के समय और वर्षा ऋतु के बाद के समय में कुछ जो परिवर्तन आता है, संक्रमण समय आता है। यह संक्रमण समय होता है, ये मानसून की क्रियाविधि पर निर्भर करता है। तो शीत ऋतु का जो प्रारंभिक समय है वो मानसून की समाप्ति के बाद माना जाता है। 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 इस समय अगर हम बात करें तो मानसून की जो स्थिति है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और शीत ऋतु का आगमन होता है या प्रवेश होता है। अब यहाँ तथ्य के रूप में आता है कि जब मानसून की समाप्ति हो रही है तो मानसून की समाप्ति तो हमें वर्षा ऋतु का संकेत देती है, लेकिन इस समय जब शीत ऋतु का आगमन होता है उस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो लौटना प्रारंभ कर देता है। तो इस समय शीत ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून राज्य में भी और भारत में भी, राज्य तथा भारत, राज्य का तात्पर्य राजस्थान हो गया और भारत देश हो गया, यहां दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो लौटना प्रारंभ कर देता है या लौटने लगता है। लौटने लगता है। अब इस समय जब लौटने की स्थिति आती है तो लौटने का जो समय होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का लौटने का समय क्या होता है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो लौटता हुआ मानसून कहलाता है, लौटते हुए मानसून की स्थिति कब बनती है? तो सामान्यतः लौटते हुए मानसून की जो स्थिति है वो हमें मध्य दिसंबर से प्राप्त होती है। इस समय जो लौटता मानसून होता है मध्य दिसंबर से लौटता मानसून, इसी को कहा जाता है मानसून का प्रत्यावर्तन। शब्द इंपॉर्टेंट है, मानसून का प्रत्यावर्तन। मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का लौटना या मानसून का प्रत्यावर्तन काल। राज्य में मानसून का प्रत्यावर्तन काल मध्य दिसंबर से प्रारंभ हो जाता है और जब धीरे धीरे शीत ऋतु बढ़ जाती है और इस समय मानसूनी जो पवने हैं जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में सक्रिय था, राज्य में सक्रिय था, ये पवने स्थिर होकर के वापस लौटना प्रारंभ करती हैं। ये स्थिति उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में प्रारंभ हो जाती है, लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसून भारत में लगभग केवल और केवल पूर्वी तट वाले जो क्षेत्र हैं जिसको कोरोमंडल तट कहा जाता है वहां इसकी सक्रियता देखने को मिलती है, लेकिन राज्य में इस समय मानसूनी जो स्थिति है वो समाप्त हो जाती है और शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, अर्थात उत्तरी पूर्वी मानसून राज्य में नहीं आता है। तो इस स्थिति में कभी कभी वर्षा हो जाती है शीत ऋतु में, शीत ऋतु में राज्य में कभी कभी वर्षा होती है, कभी कभी वर्षा होती है जो भूमध्य सागरीय
भूमध्य सागरीय चक्रवात या विक्षोभ। चक्रवाती वर्षा या विक्षोभीय वर्षा के रूप में प्राप्त होती है। वर्षा के रूप में प्राप्त होती है या वर्षा के रूप में होती है। इस वर्षा को, शीतकाल में होने वाली इस वर्षा को कहा जाता है मावठ की वर्षा। इस समय जो वर्षा होती है इसको कहा जाता है मावठ की वर्षा। मावठ की वर्षा। अब शीतकाल में हो रही है तो इस समय कृषि फसल बोई जाती है, उस कृषि फसल का नाम है रबी की फसल। तो मावठ की वर्षा रबी की फसल के लिए वरदान होती है। रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है। लाभकारी होती है। अब यहां स्थिति बात की जाए तो रबी की फसल में मावठ की जो वर्षा है इसको कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। इस समय जो मावठ की वर्षा है इसको गोल्डन ड्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स या इसको कहा जाता है सुनहरी बूंदें। सुनहरी बूंदें जो कि रबी की फसल के लिए उपयोगी होती हैं, लाभकारी होती हैं। ये जो वर्षा होती है ये होती है भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से। और ये भूमध्य सागरीय जो चक्रवात है राज्य में वर्षा कहां प्राप्त करते हैं या सबसे ज्यादा वर्षा कहां देते हैं, तो ये इंपोर्टेंट तथ्य है। राज्य में यह का तात्पर्य हम कह सकते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा या मावठ की वर्षा राज्य में मावठ की वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग में प्राप्त होती है। उत्तरी पूर्वी भाग में प्राप्त होती है। अब अगर इसके जिलों की बात की जाए कौन से जिलों में सबसे ज्यादा होती है, तो इसकी वर्षा का जो क्षेत्र है वो आता है सीकर, फिर आता है झुंझुनू, और इसके विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार आता है हनुमानगढ़। साथियों बीच में चूरू जिला भी पड़ता है, लेकिन चूरू जिले में वर्षा की उपस्थिति नहीं हो पाती है। उस समय जब मानसून का वापस या निवर्तन काल होता है, प्रत्यावर्तन काल होता है, तो उस समय मानसून ग्रत बनता है। उस मानसून ग्रत की स्थिति में जयपुर, झुंझुनू, चूरू वाला जो क्षेत्र है वो मानसून ग्रत में आता है। लेकिन उत्तरी पूर्व की बात की जाए तो हनुमानगढ़ जिले में भी यहाँ से वर्षा प्राप्त होती है। तो मानसून ग्रत की स्थिति जयपुर, सीकर वाले क्षेत्र में बनती है, लेकिन उत्तरी पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है वो सीकर, झुंझुनू और चूरू वाले क्षेत्र में जब मावठ की वर्षा के रूप में या भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा के रूप में प्राप्त होती है। तो ये थी हमारी 3 प्रकार की ऋतुएं। अब यहाँ अगर हम इसके वर्षा की मात्रा के साथ हम तापमान की बात करें तो शीतकाल में विशेष तापमान राज्य में बनता है। शीतकाल में राज्य में तापमान न्यूनतम होता है। राज्य में तापमान न्यूनतम होता है। और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो इस समय जो न्यूनतम तापमान बनते हैं ये सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में बनते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में बनते हैं और शेखावाटी क्षेत्र में फतेहपुर जो कि सीकर जिले में आता है न्यूनतम तापमानों के लिए जाना जाता है। फतेहपुर में शीतकाल का जो समय होता है उस समय न्यूनतम तापमान लगभग
-4 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कुछ वर्ष अधिक ठंडे हो जाते हैं। तो इस समय तापमान न्यूनतम स्थिति शेखावाटी क्षेत्र के सीकर जिले के फतेहपुर गांव के या फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र की देखने को मिलती है। तो शीतकाल में इसी समय पश्चिमी राजस्थान है वो ठंडा होता है। पश्चिमी राजस्थान ठंडा होता है। पश्चिमी राजस्थान ठंडा होता है। क्यों होता है? इसका कारण होता है कि यहाँ जो पाई जाने वाली मृदा है वो रेतीली मृदा है। तो रेतीली मृदा के कारण से, रेतीली मृदा के कारण तापमान न्यूनतम हो जाते हैं। न्यूनतम हो जाते हैं। ये स्थिति शीतकाल में देखने को मिलती है। अर्थात शीतकाल की दिन का जो समय होता है वो होता है गर्म तथा रात्रि का समय होता है वो होता है शीत। तो याद रखिए शीतकाल के समय यहां से इंपॉर्टेंट तथ्य होगा, क्योंकि इसी बलुई मृदा के कारण या रेतीली मृदा के कारण एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है। जब शीतकाल में सूर्य की किरणें तिरछी तो होती हैं, लेकिन रेतीली मृदा उन किरणों से भी ऊष्मा प्राप्त करने के बाद जल्दी गर्म हो जाती है, शीघ्र गर्म हो जाती है। तो दिन गर्म होता है व रातें ठंडी होती हैं। तो याद रखिए शीतकाल में शीतकाल में शीतकाल में दिन गर्म व रातें ठंडी होती हैं। और यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान में शीतकाल की स्थिति में सामान्यतः क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है? तो दिन गर्म होता है व रात ठंडी होती है। कभी भी शीतकाल में दिन ठंडा नहीं रहेगा, रात ठंडी रहेगी। याद रखना दिन के समय मरुस्थलीय मृदा का या रेतीली मृदा का स्वभाव होता है ऊष्मा पा करके जल्दी तापमानों को प्राप्त कर लेना, अधिक ऊष्मा, अधिक तापमान, और रात्रि के समय ऊष्मा का उत्सर्जन और जल्दी ठंडा होना। तो रात्रि के समय तापमान न्यूनतम हो जाते हैं और दिन के समय तापमान बढ़ जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में या राजस्थान की बात की जाए तो शीतकाल में दिन गर्म होता है व रातें ठंडी होती हैं। चाहे वो पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए या औसत रूप से राजस्थान की बात की जाए, तो शीतकाल में दिन गर्म होता है व रातें ठंडी होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बनता है। शीत ऋतु की विशेषता होती है राजस्थान में दिन गर्म होते हैं व रातें ठंडी होती हैं। ये हमारी शीतकाल की स्थिति है। अब यहां से कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए, ऋतुओं के साथ ही यहां हम पवनों की बात करते हैं। पवनों की स्थिति हम सेपरेट अलग ही देख रहे हैं पवनों की स्थिति को, कौन कौन सी पवनें कब कब चलती हैं और किस प्रकार से उनका प्रभाव राजस्थान की जलवायु पर देखने को मिलता है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो ये हम वहां जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में भी देख चुके हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पवनों की स्थिति में हम देखें तो यहाँ ग्रीष्म काल में चलने वाली जो आंधियां होती हैं वो एक धूल भरी आंधियों के रूप में जानी जाती हैं। धूल भरी आंधियां होती हैं। तो आंधियां क्या होती हैं? ग्रीष्म काल में ग्रीष्म काल में चलने वाली तीव्र पवनें जो धूल भरी होती हैं, धूल भरी होती हैं, इनको आंधियों के नाम से जाना जाता है। अर्थात आंधी क्या होती है? ग्रीष्म काल के प्रारंभ में चलने वाली धूल भरी आंधियां होती हैं या धूल भरी जो हवाएं होती हैं या धूल भरी पवनें होती हैं, उनको आंधियों के नाम से जाना जाता है। तो आंधियां क्या होती हैं? धूल भरी पवनें होती हैं जो ग्रीष्म काल के प्रारंभ में चलती हैं। ये भी याद रखेंगे, ग्रीष्म काल के प्रारंभ में चलती हैं। ग्रीष्म काल के प्रारंभ में चलती हैं।
अब साथियों ध्यान दीजिए, महीना पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, ग्रीष्म काल के प्रारंभ में चलती हैं। तो ग्रीष्म काल की उपस्थिति हम देख चुके मार्च से प्रारंभ होती है। तो ये ग्रीष्म काल में चलने वाली जो आंधियां हैं ये चलती हैं मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में। अब ध्यान आया होगा कि सर हमने तो आंधियों की उपस्थिति है वो अप्रैल मई जून तक देखी है। तो सामान्यतः धूल भरी जो आंधियां होती हैं वो मार्च अप्रैल में चलती हैं, लेकिन अप्रैल मई और जून में चलने वाली जो हवा है वो होती है गर्म हवा, और उस गर्म हवा को कहा जाता है लू। तो याद रखेंगे, इंपोर्टेंट तथ्य के रूप में यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, आंधियां किस महीने में चलती हैं? तो आंधियां मार्च अप्रैल माह में चलती हैं। आंधियां किसे कहा जाता है? आंधियां ग्रीष्म काल में चलने वाली धूल भरी हवाओं को आंधियां कहा जाता है। और इसके बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है, मार्च अप्रैल के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है, धीरे धीरे तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, उष्णता की उपलब्धता होती है, और उष्णता की उपलब्धता के कारण से जब पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलना प्रारंभ करती है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जो गर्म हवा है उसको कहा जाता है लू। तो आगे हम देखते हैं लू। लू क्या है? ग्रीष्म काल में चलने वाली, ग्रीष्म काल में चलने वाली उष्ण व शुष्क, उष्ण व शुष्क पवने, उष्ण व शुष्क पवने लू कहलाती हैं। लू कहलाती हैं। अगर इनकी स्थिति की बात की जाए तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। अब यहां अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए तो ये पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक चलती है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक चलती हैं। लेकिन विस्तार क्षेत्र की बात की जाए, अगर क्षेत्र के विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र तो ये उत्तरी भारत है। उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल में, उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाली उष्ण शुष्क पवन है। उष्ण शुष्क पवन है। दोनों ही तथ्य इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में चलने वाली उष्ण शुष्क पवनों को किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। राज्य में सबसे ज्यादा लू का प्रभाव कौन से क्षेत्र में या क्षेत्र कौन से भाग में आता है? तो पश्चिमी राजस्थान में आता है। और पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में ये जो लू का जो क्षेत्र आता है ये मरुस्थलीय भाग आता है, और मरुस्थलीय भाग से गुजरने के कारण ये हवाएं होती हैं वो गर्म होती हैं और आर्द्रता की मात्रा कम होती है, इसलिए कष्टदायक होती है। गर्मियों में चलने वाली ये हवा है, ये सामान्यतः लू के प्रभाव में सामान्यतः यहाँ का जो वातावरण होता है वो शुष्क बन जाता है, या आर्द्रता की मात्रा कम होने के कारण ये पीड़ादायक पवने होती हैं। अब यहाँ देखिए लू में और आंधियों में जो परिवर्तन है वो क्या है? पहले प्रारंभिक अवस्था है वो आंधियों के रूप में होती है, और आंधियों के बाद लू की स्थिति प्रारंभ होती है। अब यहां से देखिए लू का समय और आंधियों का समय अलग है। अगर यहाँ क्षेत्र विशेष के साथ अगर समय की बात की जाए तो समय में अंतर है। यहाँ मार्च अप्रैल में चलने वाली धूल भरी हवाओं को आंधियां कहा जाता है, तो ये अप्रैल मई जून में चलने वाली, अप्रैल मई व जून में चलने वाली ये जो पवने हैं इनको लू के नाम से जाना जाता है।
अगर पर्टिकुलर महीने पूछे जाए तो मई जून में चलने वाली उष्ण शुष्क पवन क्या है, लू के नाम से जानी जाती है। अब ये आंधी और जो लू है उसका समय का परिवर्तन है। मार्च अप्रैल में चलने वाली धूलभरी हवाएं हैं वो आंधियां कहलाती हैं। अप्रैल मई और जून महीने में चलने वाली उष्ण शुष्क पवनें हैं वो लू के नाम से जानी जाती हैं। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट तथ्य निकल करके आता है कि सर ये दोनों में अंतर है, तो फिर आंधियों का प्रभाव क्षेत्र कौन सा होगा और लू का प्रभाव क्षेत्र हम देख चुके हैं। तो आंधियों के क्षेत्र में देखिए साथियों, कुछ क्षेत्र विशेष पर आंधियों की उपस्थिति ज्यादा है। अब यहाँ वापस चलते हैं एक बार पवनों की स्थिति में, और जिसको हम आंधियों के रूप में देख रहे थे, जो ग्रीष्म काल में ही चलती हैं, मार्च अप्रैल में चलती हैं और धूल भरी हवाएं होती हैं, तो इनका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां होता है। तो इसके प्रभाव की बात करें अंतर के बाद में, अब हम प्रभाव पर आते हैं। सबसे पहले हमने देखा है आंधी और लू में क्या प्रभाव है, क्या अंतर है। अंतर की अंतर की स्थिति है वो हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब देखिए इसके प्रभाव को, तो प्रभाव में हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो आंधियां हैं वो श्री गंगानगर में आती हैं। श्री गंगानगर में आती हैं। अब प्रभाव में क्या प्रभाव होगा जब श्री गंगानगर में आंधियां ज्यादा आएंगी, तो उस प्रभाव की स्थिति होती है जब भी आंधियां उत्पन्न होती हैं वातावरण शीतल हो जाता है या वातावरण की उष्मा घट जाती है। तो सबसे ज्यादा आंधियों का प्रभाव है वो श्री गंगानगर जिले में आता है, और लगभग यहाँ 27 दिन, एक वर्ष में 27 दिन आंधियां आती हैं। 27 दिन आंधियां आती हैं और राज्य में सर्वाधिक आंधियां इसी जिले में आती हैं। राज्य में सर्वाधिक आंधियां राज्य में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम नंबर 2 की बात करें तो फिर आता है बीकानेर। अब ये क्षेत्र भी स्पष्ट होता जा रहा है। बीकानेर जिले में एक वर्ष में 18 दिन आंधियां आती हैं, अर्थात 18 दिन आंधियों का क्षेत्र होता है। अगर न्यूनतम की बात की जाए तो यहां हम न्यूनतम की स्थिति में देखते हैं झालावाड़ जिला आता है। झालावाड़, और झालावाड़ में केवल एक वर्ष में 3 दिन ही आंधियां आती हैं। तो पूछ लिया जाए प्रश्न राजस्थान में न्यूनतम आंधियों वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां किस जिले में आती हैं, श्री गंगानगर जिले में आती हैं। राजस्थान में बीकानेर में आंधियां कितने दिन आती हैं, तो 18 दिन आती हैं। सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में आती हैं, 27 दिन आंधियां चलती हैं। तो एक वर्ष में 27 दिन आंधियों का क्षेत्र सबसे ज्यादा श्री गंगानगर है। तो याद रहे यहां हम गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पश्चिम भाग पड़ता है, तो उत्तर पश्चिम भाग की ओर आंधियों का क्षेत्र ज्यादा होता है। हमने लू का प्रभाव क्षेत्र देखा, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में उष्ण शुष्क हवाएं हैं, उनका क्षेत्र इससे थोड़ा अलग है। तो इस प्रकार से लू वाले क्षेत्र की और आंधियों वाले क्षेत्र की विशेषता इस प्रकार से होती है। अब इसके प्रभाव की अगर हम चर्चा करें तो इसके प्रभाव में हम देखते हैं जब आंधी आती है तो वातावरण आंधियों के समय वातावरण शीतल हो जाता है। ये परिवर्तन अपने सामान्य जीवन में भी देखा होगा कि जब भी आंधी उत्पन्न होती है, आंधी उत्पन्न होकर के जब समाप्त होती है तो वातावरण में कुछ ठंडक महसूस होती है। तो ये स्थिति हमारी आंधियों के साथ होती है कि आंधियों के चलने से वातावरण में ठंडक आती है, वातावरण शीतल बनता है। तो आंधियों का आना भी नितांत आवश्यक है। वातावरण की जो उष्मा है स्थानांतरित होती है, धूल धुआं के कण वायुमंडल में पहुंच करके आर्द्रता ग्राही कणों की उपस्थिति को बढ़ाते हैं, और ग्रीष्म काल में चलने वाली यही आंधियां आगे की वर्षा ऋतु में वर्षा करने में भी सहायक होती हैं। आर्द्रता ग्राही कणों के रूप में ये कण वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारी थी ऋतु स्थिति। अब आगे हम देखते हैं और आज का हमारा जो अगला जो बिंदु है उसको देखेंगे, राज्य की सामान्य जलवायु वर्गीकरण। राज्य का सामान्य जलवायु
वर्गीकरण, सामान्य जलवायु वर्गीकरण। और राज्य के सामान्य जलवायु वर्गीकरण को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं? सबसे पहले हम राज्य के सामान्य जलवायु वर्गीकरण के उन नामों का उल्लेख करेंगे जो किस नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले आता है शुष्क जलवायु, नेक्स्ट आता है अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, फिर आता है उपाद्र जलवायु, उपाद्र जलवायु, उसके बाद में आता है आर्द्र जलवायु, और इसके बाद में आता है अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु, ये सामान्यतः राजस्थान में जलवायु के 5 प्रकार पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ शुष्क जलवायु की, तो सामान्यतः शुष्क जो जलवायु है इसकी विशेषता है कि शुष्क जो जलवायु क्षेत्र है ये वर्षा की कम उपस्थिति वाले क्षेत्र में बनता है। अब कहाँ बनेगा, इस क्षेत्र के विशेष की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शुष्क जो जलवायु क्षेत्र है इसमें वर्षा की न्यूनता होती है, वर्षा की न्यूनता होती है। और वर्षा की न्यूनता होती है तो इसमें वर्षा की जो उपस्थिति है वो 10 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। यहां से आपका ये डिजिट है, इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। शुष्क जलवायु में सामान्यतः वर्षा की औसत उपस्थिति कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा की उपस्थिति। आर्द्र जलवायु की बात की जाए तो इसमें कुछ आर्द्रता शुष्क जलवायु से अधिक होती है, लेकिन वर्षा की जो उपस्थिति है ये होती है 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा की उपस्थिति होती है। उपाद्र जलवायु की बात की जाए तो इसमें वर्षा की उपस्थिति होती है वो 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होती है। अब कौन से जिले इसके अंतर्गत आएंगे, हम मानचित्र के माध्यम से इसको देखेंगे कौन कौन से जिले इसमें सम्मिलित किए जाते हैं या समाहित होते हैं। आर्द्र जलवायु, इसमें जो वर्षा की उपस्थिति होती है ये होती है 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर की वर्षा जो क्षेत्र है वो राजस्थान में उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और अगर हम अति आर्द्र की बात करें तो 80 सेंटीमीटर से अधिक, 80 सेंटीमीटर से अधिक जितनी भी राजस्थान में होती है, 80 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र है वो शामिल किया जाता है अति आर्द्र जलवायु में। अब यहां से ध्यान दें, इंपोर्टेंट डिजिट आती है, राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा की उपस्थिति है वो 150 सेंटीमीटर तक होती है। तो 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र इसी में शामिल किया जाता है। अगर जिलों में होने वाली वर्षा की बात की जाए तो 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा है, लेकिन पर्टिकुलर स्थान विशेष की बात की जाए तो राजस्थान में वर्षा की अधिकतम उपस्थिति 150 सेंटीमीटर तक होती है माउंट आबू क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में जलवायु का जो प्रकार है वो 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है। अब साथियों सबसे पहले हम मानचित्र के माध्यम से जिले देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ कुछ जिलों की स्थिति को और स्पष्ट कर लेते हैं। तो शुष्क जलवायु क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहले हम उन जिलों की स्थिति को देखते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और बाड़मेर का संपूर्ण भाग ना आकर के बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग, बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जोधपुर, लेकिन जोधपुर भी संपूर्ण नहीं आता है, जोधपुर का फलोदी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। जोधपुर और जोधपुर का फलोदी,
फलोदी तहसील जोधपुर की इसमें आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फलोदी क्षेत्र अगर दिशा विशेष के साथ पूछ लिया जाए तो फलोदी जो क्षेत्र है वो जोधपुर का पश्चिमी भाग पड़ता है, तो फलोदी कह सकते हैं या जोधपुर का पश्चिमी भाग कह सकते हैं। फिर बीकानेर का पश्चिमी भाग आता है, बीकानेर का पश्चिमी भाग, और गंगानगर का दक्षिणी भाग, श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग। शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो जैसलमेर सबसे ज्यादा आता है, इसलिए जैसलमेर को शुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कहा जाता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट तथ्य है, शुष्क जलवायु को या राजस्थान में पाई जाने वाली शुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है तो जैसलमेर प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसलमेर जिले को शुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व वाला जिला कहा जाता है। अब आर्द्र जलवायु प्रदेशों की बात की जाए तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से आते हैं यहां से देखेंगे। आर्द्र जलवायु प्रदेश में शेष बचा हुआ श्री गंगानगर का भाग, तो हम देखते हैं इसमें आने वाले जिलों को श्री गंगानगर और गंगानगर का जो शेष बच गया भाग, शेष गंगानगर। फिर अगर हम बात की जाए तो बीकानेर और बीकानेर, इसके अलावा जो बच गया जोधपुर, और इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो शेष बच जाता है वो है बाड़मेर का पूर्वी भाग। बाड़मेर का पश्चिमी भाग आता है वो आता है शुष्क जलवायु में, और बाड़मेर का पूर्वी भाग आता है वो आता है अर्ध शुष्क जलवायु में। तो यहां इसका प्रतिनिधित्व जो जिला करता है वो जिला करता है बीकानेर। तो शुष्क या अर्ध शुष्क जो जलवायु है इसका प्रतिनिधित्व बीकानेर जिला करता है, बीकानेर जिला करता है। आगे हम बात करते हैं उपाद्र की। तो उपाद्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ध्यान दीजिए। उपाद्र जलवायु में आने वाले जिले जयपुर, जयपुर के अलावा अजमेर, मानचित्र में भी इसको स्पष्ट रूप से देखेंगे कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जयपुर, अजमेर, अजमेर के बाद अगर हम बात करें तो इसमें आने वाला जिला है झुंझुनू, ये भी संपूर्ण नहीं आता है। अब यहां कौन कौन से आएंगे तो यहां से ध्यान देंगे झुंझुनू, सीकर, और झुंझुनू सीकर के अलावा पाली, इनका कुछ भाग शामिल है। पाली, इनका पूर्वी भाग, इनका पूर्वी भाग आता है। जालोर का भी पूर्वी भाग आता है, तो इसमें हम ये भी लिख लें साथ ही जालोर, पाली, जालोर, जालोर का पूर्वी भाग इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो बच गए उसमें आता है टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, इनका भाग आता है वो आता है उत्तरी पूर्वी भाग। अब ये मानचित्र में देखेंगे कि वास्तव में इनका कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। तो ये हमारे उपाद्र जलवायु में आते हैं। आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु को हम आगे देखते हैं। आर्द्र जलवायु, और आर्द्र जलवायु के अंतर्गत हमने वर्षा की जो मात्रा देखी वो देखी थी 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर। अब इसमें आने वाले जो जिलों का क्रम रहेगा वो कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले आर्द्र जलवायु की बात की जाए तो इनमें जिला आता है भरतपुर, भरतपुर जिले की बात करें। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां भरतपुर के बाद में आता है इसके पास वाला धौलपुर। इसके बाद अगर हम बात करें तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके नजदीक वाला जिला करौली,
करौली के बाद अगर हम बात करें तो इसी के पास में हाड़ौती वाला जो जिला है बूंदी। इसके बाद वर्षा की जो उपस्थिति है वो धीरे धीरे तीव्रता में आ जाती है, तो कुछ भाग इसका कोटा का शामिल होता है। तो कोटा का केवल और केवल भाग है वो उत्तरी पश्चिमी भाग शामिल होता है। तो कोटा का उत्तरी पश्चिम भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग इसमें शामिल किया जाता है। आगे हम और जो जिले आते हैं इसमें मुख्य रूप से, तो यहां ध्यान देंगे तो और जिलों में धीरे धीरे वर्षा की जो औसत उपस्थिति है बढ़ना प्रारंभ हो जाती है और शेष जो भाग है वो अति आर्द्र जलवायु में शामिल हो जाता है। अब कोटा का कुछ भाग ही है जो कि आर्द्र जलवायु में आता है, बाकी जो शेष भाग है वो अति आर्द्र जलवायु में शामिल किया जाता है। आगे हम बात करें अति आर्द्र जलवायु की। अति आर्द्र जलवायु, तो अति आर्द्र जलवायु की वर्षा की उपस्थिति हमने देखी 80 सेंटीमीटर से अधिक है, तो 80 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो पाया जाता है। एक तो शेष बचा हुआ कोटा, तो दक्षिणी पूर्वी कोटा, दक्षिणी पूर्वी कोटा। इसके बाद हम बात करें तो इसके पास वाले हाड़ौती वाले जिले आ जाएंगे और उनमें हम बात करें तो यहां आने वाले जिलों की स्थिति होगी कोटा के बाद 12, 12 के बाद झालावाड़ और झालावाड़ के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद उदयपुर का शेष बचा हुआ भाग, उदयपुर का शेष बचा हुआ भाग। अब देखिए उदयपुर का अगर शेष बचा हुआ भाग है तो उदयपुर का जो भाग अति आर्द्र में आता है वो तो आएगा अति आर्द्र जलवायु में, और जो कुछ भाग शेष बच जाता है वो आता है आर्द्र प्रकार की जलवायु में। तो उदयपुर का कुछ भाग इसमें आता है। और फिर इसके अलावा हम बात करें तो माउंट आबू सिरोही वाला क्षेत्र, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब अगर हम इन मुख्य रूप से इन जिलों की बात की जाए तो हम देखते हैं मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले जिलों की बात, और प्रतिनिधित्व करने वाले जिलों में इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनकर के आता है कि इसमें कौन सा जिला प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान दीजिए, यहां इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो जिला होगा झालावाड़ जिला होगा। अति आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व झालावाड़ जिला करता है और झालावाड़ जिले में ही सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है और झालावाड़ जिले को कहा जाता है राजस्थान का आर्द्र जिला। ये हम देख भी चुके हैं। राज्य का सर्वाधिक आर्द्र जिला, आर्द्र जिला झालावाड़ है। सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है जो इसका प्रतिनिधित्व करता है। सर्वाधिक आर्द्र जिला कह सकते हैं, सर्वाधिक नम जिला कह सकते हैं। आर्द्र जिला या नम जिला, दोनों ही स्थितियां हमारे इसके साथ क्लियर होती हैं कि मुख्य रूप से आर्द्रता युक्त जलवायु में सर्वाधिक जो उपस्थिति है वो झालावाड़ जिले की पाई जाती है, और आर्द्रता वाला जिला भी झालावाड़ जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता झालावाड़ जिले में होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। जिले की बात की जाए तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक नम जिला झालावाड़ और सर्वाधिक वर्षा वाला सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। इसीलिए
अति आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व है ये झालावाड़ जिला करता है। अब बात आती है आर्द्र जलवायु प्रदेश की, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है ये करता है सवाई माधोपुर जिला। तो सवाई माधोपुर जिला प्रतिनिधित्व वाला जिला है। प्रतिनिधित्व सवाई माधोपुर जिला करता है। अब बच गया हमारा मध्यवर्ती भाग, और मध्यवर्ती भाग बच गया तो उपाद्र बच गया, और उपाद्र में प्रतिनिधित्व करता है जयपुर जिला। तो यहां से आप देखेंगे हमने यहाँ दो जिलों की स्थिति देख चुकी थी। जैसलमेर जिले की स्थिति शुष्क जलवायु सॉरी शुष्क जलवायु प्रदेश की प्रतिनिधित्व वाले जिले में, अर्धशुष्क जलवायु में बीकानेर प्रतिनिधित्व करने वाला जिला। उपाद्र जलवायु की बात की जाए तो उपाद्र में प्रतिनिधित्व करता है जयपुर जिला। तो उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधित्व जयपुर जिला प्रतिनिधित्व करता है। अब ये प्रतिनिधित्व क्या है? प्रतिनिधित्व का तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा जो विस्तार की स्थिति है, सर्वाधिक उस प्रकार की जलवायु का केंद्रण है, वो इन जिलों में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके आसपास वाले क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन मुख्य जलवायु क्षेत्र बनता है वो इन जिलों में बनता है। जैसे शुष्क जलवायु का सर्वाधिक क्षेत्र है वो जैसलमेर के साथ समायोजित होता है। उपाद्र या आर्द्र जलवायु में देखें तो आर्द्र जलवायु में बीकानेर, और उपाद्र जलवायु में जयपुर प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है। अगर हम अति आर्द्र और आर्द्र जिलों की बात करें तो आर्द्र जिलों में आता है सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र, और अति आर्द्र में आता है झालावाड़ वाला क्षेत्र। ये हमारी स्थिति थी। अब आगे हम इसको मानचित्र के माध्यम से देखें तो आप देखेंगे यहां देखिए किस प्रकार से इनका समायोजन पाया जाता है, उस समायोजन की स्थिति को देखने का प्रयास करें। ये जो क्षेत्र है ये आता है ये जो क्षेत्र आता है ये आता है शुष्क प्रकार की जलवायु। इस जलवायु को कहा जाता है शुष्क जलवायु। अब देखिए शुष्क जलवायु में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक क्षेत्र आने के कारण किसका होगा? जैसलमेर क्षेत्र का होगा। जैसलमेर का सर्वाधिक भाग इसी क्षेत्र में आता है, अर्थात सर्वाधिक भाग की बात करें तो अधिकांश भाग ही आ जाता है। केवल इस क्षेत्र को छोड़ करके जो कि जोधपुर के साथ लगता हुआ है, इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो सर्वाधिक भाग इसके अंतर्गत आता है, इसलिए प्रतिनिधित्व वाला जिला भी यही कहलाता है। अब हमने देखा था गंगानगर का दक्षिणी भाग आता है, बीकानेर का पश्चिमी भाग आता है, जैसलमेर का अधिकांश भाग आता है, और बाड़मेर का पश्चिम भाग आता है। इस जलवायु को मिलाकर के कहा जाता है शुष्क जलवायु। और इस शुष्क जलवायु की विशेषता में हमने देखा था कि इस क्षेत्र में जो वर्षा की मात्रा है वो होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा की उपस्थिति। वर्षा की मात्रा जो हम देख चुके हैं। तो अब आगे हम वर्षा की मात्रा को न लिख करके केवल डिवाइडेशन लिखेंगे। आगे हम दूसरे प्रदेश की बात करें तो यहां से होकर के गुजरने वाला जो प्रदेश है, इस प्रदेश की स्थिति आती है इस क्षेत्र से, यहां से होकर के गुजरेगा और इस क्षेत्र से ये इसका विस्तार पाया जाता है। अब इस विस्तार को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये इसके विस्तार की स्थिति आती है। इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। ये क्षेत्र इसका आता है अर्धशुष्क जलवायु का। इस क्षेत्र को कहेंगे अर्धशुष्क जलवायु।
अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु में हमने देखा हनुमानगढ़ आता है, चूरू आता है, चूरू कंप्लीट रूप से आता है, झुंझुनू आता है, सीकर आता है, बीकानेर का पूर्वी भाग आता है, नागौर का अधिकांश भाग आता है, जोधपुर का कंप्लीट भाग आता है, पाली का भाग है जो पश्चिमी भाग आता है, जालोर का पश्चिमी भाग आता है, ये इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं अर्ध शुष्क जलवायु में। अगर हम इसके विस्तार में देखें तो यहाँ इसका विस्तार थोड़ा सा हम दक्षिण तक देखते हैं। इस क्षेत्र तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब इसके जलवायु में पाई जाने वाली वर्षा की उपस्थिति है, उस वर्षा की उपस्थिति को देखें तो यहाँ केवल और केवल वर्षा की उपस्थिति 20 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर के मध्य ही पाई जाती है। ये भी अल्प वर्षा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ वनस्पति की जो उपस्थिति है वो सामान्यतः कटीली वनस्पति के रूप में देखने को मिलती है। तो यहाँ सामान्यतः वर्षा का अभाव होने के कारण से वनस्पति विहीन है या वनस्पति का अभाव पाया जाता है। वनस्पति का वनस्पति विहीन क्षेत्र, वनस्पति विहीन क्षेत्र है। और यहां इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति होगी वो कटीली वनस्पति होगी। और यहां पाई जाने वाली वनस्पति को सामान्यतः हम किस नाम से जानते हैं? स्टेपी प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। स्टेपी वनस्पति। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट निकलता है, सामान्य जलवायु वर्गीकरण हो या कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो या कोई अन्य प्रकार का जलवायु वर्गीकरण हो, जिसमें ये जिले आते हैं वहां स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट आगे हम अगर जलवायु प्रदेश की बात करें तो अगला हमारा जलवायु प्रदेश आता है नंबर 3 उपाद्र जलवायु प्रदेश। और उपाद्र जलवायु प्रदेश को हम विभाजित करें तो हमने उपाद्र जलवायु प्रदेश की स्थिति को यहां से देखा है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, उपाद्र जलवायु प्रदेश में आता है। इस प्रकार से ये स्थिति उपाद्र जलवायु प्रदेश की आती है। इसको कहा जाता है उपाद्र जलवायु। उपाद्र जलवायु। और उपाद्र जलवायु में वर्षा की जो उपस्थिति है वो 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होती है। अब यहां हम बात करेंगे शेष भाग की, और शेष भाग में हम देखें तो यहां जलवायुगत जो उपस्थिति है वो इस क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए, इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए और इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, ये आता है अति आर्द्र में। और इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है उदयपुर और सिरोही वाला क्षेत्र, इस जलवायु को कहा जाता है अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु। अब अति आर्द्र है तो बीच में जो बच गया भाग है इसको कहा जाता है आर्द्र जलवायु। इस जलवायु प्रदेश को कहा जाता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु। और आर्द्र जलवायु की विशेषता हमने देखी 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा आर्द्र जलवायु में है। और इससे अधिक वर्षा अगर हम बात करें तो यहाँ वर्षा की जो उपस्थिति है वो हमें देखने को मिलती है 80 सेंटीमीटर से अधिक, 80 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा, और ये उपस्थिति आती है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। ये हमारे राजस्थान के जलवायु का सामान्य वर्गीकरण था। इस सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत हमने राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं ऋतु परिवर्तन को लेकर के या ऋतु की अवस्था को लेकर के और जलवायु की अवस्था को लेकर के देखा है। आज हम इस क्लास के साथ में इतना ही देखेंगे। अगली क्लास के साथ हम
राजस्थान में पाई जाने वाली जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसकी स्थिति को प्राप्त करेंगे, देखेंगे, विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।